हेलो एवरीवन, सभी को जय हिंद। तो आज की वीडियो का टॉपिक है, मतलब स्पेसिफिकली हम बात करने वाले हैं साइंस एंड रिलीजन के बारे में। मैं यहाँ पर दोनों को लड़वा नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ पर डायरेक्टली दोनों को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। मैं बस दोनों को क्या डिफरेंस है, दोनों में मेजर क्या डिफरेंस है, क्यों हम इन दोनों को एक दूसरे से डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साइंस क्या है, रिलीजन क्या है, दोनों के बारे में जानेंगे। और भी कुछ चीज़ें जानेंगे, जैसे कि कोई इंसान जब बोलता है कि क्या साइंस ने सब कुछ जान लिया है, कोई रिलीजियस पर्सन जब बोलता है, कोई स्पोक्स पर्सन जो होते हैं, जो बाबा वगैरह होते हैं, जो पंडाल में बैठे हुए बोलते हैं क्या साइंस ने सब कुछ जान लिया है, साइंस को हम धूल चटा देंगे, या ऐसी ऐसी चीज़ें जो कमेंट करते हैं लोग। तो क्या मेजर डिफरेंसेस हैं इन दोनों में, और क्यों हम इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। तो अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो जो साइंस है पहले हम उसके बारे में बात करते हैं, फिर उसके रिलीजन के बारे में, फिर दोनों की मतलब सोसाइटी में कैसे लोग इस्तेमाल करते हैं दोनों का अपोज में, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस क्या है, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, यहाँ 3 डेफिनेशन लिखी हुई है, 3 डिफरेंट डेफिनेशन है बस, लेकिन सभी रिलेटेड एक दूसरे से। तो साइंस इज अ सिस्टमैटिक डिसिप्लिन दैट बिल्ड्स एंड ऑर्गेनाइजेस नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ टेस्टेबल हाइपोथेसिस एंड प्रिडिक्शन अबाउट द यूनिवर्स। तो यहाँ पर क्या है कि सिस्टमैटिक जो डिसिप्लिन के थ्रू जो नॉलेज को ऑर्गेनाइज किया जाता है। साइंस में हम जनरली जो अभी पिछले 100 200 300 सालों में हम देखते हैं, तो जब हम साइंटिफिक टर्म का इस्तेमाल करते हैं या साइंटिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि एक पर्सन जो रिसर्च करता है, जो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, और वो ठीक है कि नहीं, जो हाइपोथेसिस होती हैं वो टेस्ट करता है उनको। तो टेस्टेबल फॉर्म में जब कोई हाइपोथेसिस होती है, उस मतलब वो एक प्रिंसिपल जब तैयार होता है, एक थ्योरी जब तैयार होती है, एक लॉ जब तैयार होता है, तो क्या है, बहुत समय के ऑब्जर्वेशन के बाद, डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट के उस पर काम करने के बाद, उसको रीवेरीफाई रीटेस्ट करने के बाद हम इस चीज़ को बोलते हैं कि हाँ ये चीज़, जैसे कि अब न्यूटन की बात की जाए, जो न्यूटन के तीनों प्रिंसिपल्स हैं, लॉ ऑफ मोशंस है, लॉ ऑफ मोशन आएंगे, तो वो क्या है, वो टेस्टेबल है। ऐसा नहीं है कि किसी ने किताब में लिख रखा है बस, आप उन लॉस को पढ़ते जरूर हैं, लेकिन वो सारे टेस्टेबल हैंगे। उन सबको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, रीटेस्ट कर सकते हैं, री एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कितनी भी बार कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, उनसे चीजें बन रही हैं। रॉकेट या जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी है, इवन ये जो आप लैपटॉप चला रहे हैं, मतलब लैपटॉप पे या अपने डेस्कटॉप पे या अपने मतलब मोबाइल वगैरह किसी चीज़ पे भी ये वीडियो जो देख रहे हैं, आप में से कितने जानते हैं कि इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी, कितनी डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी इसमें इस किस किस समय में बनी थी, और वो कितनी एडवांस होने के बाद, पहले हम डब्बा देखते थे, डब्बे जैसा कंप्यूटर आता था, अब इतना स्लिम ट्रिम आ गए हैं लैपटॉप। तो ये कितनी एडवांस होती जा रही है। आप में से कितनों को पता है कि इसमें इतनी सारी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है, इतने समय पे इन साइंटिस्ट ने ये चीज़ें डेवलप की। साइंस में ये बेसिक प्रिंसिपल्स थे, जो टेक्नोलॉजी फिर उससे बनी और फिर वो एडवांस होती गई, ये आपको नहीं पता। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है, और जो आप पढ़ रहे हैं साइंस में, जो आप पढ़ते हैं ऑथेंटिक सोर्सेज से। सोडो साइंस आज के टाइम में हर कंट्री में बहुत ज़्यादा है, इंडिया में भी हद पार हो गया जब से ये बाबा कल्चर हो गया है कि पंडालों में बैठ के कुछ भी बोल देना, ये तब से और ज़्यादा सोडो साइंस फैलने लगी है। आप रियल सोर्सेज जैसे गूगल के प्लेटफॉर्म्स हैंगे कुछ, और मतलब जो भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनके खुद के प्रिंटिंग प्रेसेस होते हैंगे। रुको मैं देखता हूँ एक मिनट। प्रेसेस, ये देखिए, जो अब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है उनकी खुद की प्रिंटिंग प्रेसेस होती हैं। आज से 200-300 साल पहले क्या होता था, जो रिलीजन्स डोमिनेट होते थे किसी स्पेसिफिक जगह पे, उसमें जाकर लोगों मतलब रिसर्चर्स को, फिलोसफर्स को, जो पहले क्या आपने जनरली पढ़ा होगा बुकों में, जितने भी साइंटिस्ट के नाम लिखे होते हैं उनमें उनके नाम के आगे लिखा रहेगा कि ये बायोलॉजिस्ट हैं, और मतलब पहले फिलोसफर थे, फिर बायोलॉजिस्ट थे, फिलोसफर थे, मैथमेटिशियन थे।
तो मतलब फिलॉसफी बहुत ज़्यादा लिंक है, क्योंकि आपके दिमाग में जब कोई चीज़ आती है, कोई थॉट आता है, तभी तो आप उसको मतलब उसके लिए आगे काम करना शुरू करोगे। तो मोस्टली फिलोसफर ही धीरे धीरे रिसर्च उन्होंने कैरी फॉरवर्ड की, और फिर 200-300 सालों में इसे बिल्कुल एक सिस्टमैटिक तरीका बना दिया गया बहुत सिस्टम में, कि इस सिस्टम के बाहर ये चीज़ नहीं जाएगी। इसीलिए साइंस की डेफिनेशन में ये चीज़ क्लियरली मेंशन की जाती है कि सिस्टमैटिक डिसिप्लिन दैट बिल्ड्स एंड ऑर्गेनाइजेज नॉलेज। नॉलेज क्या है? ऑर्गेनाइज की जाती है कि इस साइंटिस्ट ने इस चीज़ को इस समय में मतलब ये चीज़ें इसने ये थ्योरीज दी, और इसके बेस पे ये चीज़ें बनी हैं, और अगर आपको इसमें और इम्प्रूवमेंट करनी है तो क्या है, आपको वहाँ तक पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद उस रिसर्च को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। उस रिसर्च को आगे अगर आप उसको टेस्ट करेंगे, टेस्ट करना चाहते हैं तो, और टेस्ट क्या मतलब, ये चीज़ें टेस्ट हो चुकी होती हैं तभी वो पेपर प्रेस मतलब छपा होता है, तो उसको फिर कैरी फॉरवर्ड करते हैं। जितने भी अभी रिसर्च इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वो पहले की जो रिसर्चेज हैं उनको टेस्ट कर रहे हैं बैठ के? नहीं, वो टेस्ट मतलब ऑलरेडी टेस्टेड हैं तभी वो रिसर्च में हैंगी। उनके बेस पे रिसर्चेस को कैरी फॉरवर्ड किया जाता है आगे, और चीज़ें एडवांस होती चली जाती हैं। ये जो डब्बा इतना बड़ा आता था कंप्यूटर का, और फिर ये लैपटॉप आया है इतना स्लिम, ये कैसे आया? ये लगातार रिसर्चेस चल रही हैं। ये जो एआई आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इससे पहले क्या होता था? गूगल होता था, वो सिर्फ क्या है, वेबसाइट्स पे स्पेसिफिक कंटेंट को मतलब ढूंढ पाता था, और आपको मल्टीपल वेबसाइट्स जो सबसे ज़्यादा सर्च हुई होंगी उनको ऊपर लाके दिखा देता था। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? वो अपने जैसे एक ह्यूमन का माइंड सेंटेंसेस को बना सकता है, पैरा को बना सकता है, एसेस को बना सकता है, इंफॉर्मेशन को मतलब एक ऑर्गेनाइज वे में दे सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो चीज़ें हुई। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एक रियल इंसान का कार्टून फॉर्म कैसे बना सकता है, एनिमी फॉर्म कैसे बना देता है? आपने देखा होगा मोबाइल में भी ये चीज़ें फीचर आ गए हैं। तो ये है साइंस की बातें। साइंस, अब दूसरी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। साइंस इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अबाउट द नेचुरल एंड सोशल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। तो वही है, पहले ऑब्जर्वेशन, जो फिलोसफर या हम जिसे बोलते हैं कि इस फिलोसफर की ये फिलोसफी है, तो क्या है, उसने ऑब्जर्व किया चीज़ों को, और अपने माइंड में उसके जो थॉट्स आए हैं उनको बयान किया, फिर उनके बेसिस पे चीज़ों को मतलब क्या है, एक्सपेरिमेंट हुए, एक्सपेरिमेंट में क्या चीज़ें सही निकली। और अब इसका एक एडिशनल पॉइंट ये है कि आज के टाइम में जो एक पर्टिकुलर फील्ड इवॉल्व हो रही है धीरे धीरे, डेटा साइंस। डेटा साइंस क्या है? एक मास लेवल पे लोगों की जानकारी इकट्ठा करना, कि लोग ये चीज़ें इसी समय में ये मतलब करते हैं। जैसे अब फॉर एग्जांपल जितनी भी बड़ी ये कंपनियां हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट या और भी ई कॉमर्स की कंपनियां, ये क्या डेटा साइंस का इस्तेमाल करती है? एक स्पेसिफिक समय में, सपोज करिए कि गर्मी में मार्च या अप्रैल या मई, जिस भी समय में आप स्पेसिफिक जगह पे स्पेसिफिक इस फीचर वाले एसी बिकते हैं, तो कंपनीज को ये चीज़ पता है कि वहाँ नियर बाय में उनको गोडाउन सेट करना है, वहाँ पर ये सामान ज़्यादा मतलब उनको स्टॉक में रखना है। ये डेटा साइंस है। ये क्या है? ये धीरे धीरे डेटा साइंस कैसे बनी, इतने मास लेवल पे चीज़ों को कैसे मतलब एक जगह कलेक्ट करके रखा गया सिस्टम में, ये है साइंस। थर्ड डेफिनेशन जो एक और दिख रही है, नॉलेज और सिस्टम ऑफ नॉलेज कवरिंग जनरल ट्रूथ और द ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉज स्पेशली एज ऑब्टेन्ड एंड टेस्टेड थ्रू साइंटिफिक मेथड। तो साइंटिफिक मेथड के द्वारा, देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आपके दिमाग में कोई थॉट आता है, कोई फिलोसफर कोई फिलोसफी देता है, फिर वो हजारों सालों तक कहीं मतलब उसमें एक्सपेरिमेंट होते हैं, और भी ज़्यादा डिफरेंट साइंटिस्ट ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसके बेस पे एक स्पेसिफिक प्रिंसिपल दिया जाता है। यहाँ पर एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, ये जो लोग बोलते हैं कि ग्रेविटेशन के बारे में या ग्रेविटी के बारे में, ये जो है हमें बहुत साल पहले पता चल गया था। न्यूटन और साइंटिस्ट को हम बेकार में मतलब क्या क्रेडिट देते हैं, उनको प्रेज करते हैं। ये हर रिलीजन के स्कॉलर्स के बारे में कहा जाता है कि भास्कराचार्य हो गए, या और भी जितने मुस्लिम स्कॉलर्स भी यही बात कहते हैं कि हमारे में तो बहुत पहले पता चल गया था। क्रिश्चियंस भी यही कहते हैं बहुत पहले पता
चल गया था, क्वांटम फिजिक्स के बारे में यही सब, मतलब हर साइंटिफिक रिसर्च तो धीरे धीरे प्रूफ हो जाएगी, उसको बोलेंगे कि ये पहले हमें मिल गया था। इसका देखिए यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि फिलॉसफी, किसी के दिमाग में कोई थॉट आना, उस पर थोड़ी बहुत ऑब्जर्वेशन करके समाज में कुछ कहना, वो चीज़ अलग है। और उसके बेस पे आपके दिमाग में थॉट आया और सालों तक एक एक्सपेरिमेंट हुआ उस थॉट के ऊपर कि वो कितना सही है, चीज़ें कैसे काम करती हैं, लॉज ऑफ मोशन कैसे बने, वो सालों तक आप रिसर्च करेंगे। उसके बाद उन प्रिंसिपल के थ्रू, उन लॉज के थ्रू समाज में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज बनेगी, फॉर्म होगी, ये लैपटॉप फॉर्म होगा, या जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसी चीजें आएंगी, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजें आएंगी। न्यूटन या आइंस्टाइन ने स्पेसिफिक लॉज दिए हैं जिनकी हेल्प से आज रॉकेट्स उड़ते हैं, एरोप्लेन उड़ते हैं। इतना जो टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है उन बेसिक प्रिंसिपल्स की वजह से हुई है, इसलिए उन्हें क्रेडिट दिया जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे साइंस के बारे में। और ये जो साइंटिफिक मेथड है, इस पर मैं एक और बार आता हूँ। जैसे कि स्पेसिफिक, जैसे मेरा भी फील्ड जो है मेडिकल फील्ड का है बैकग्राउंड, तो यहाँ पर ये देखिए एक डबल ब्लाइंड टेस्ट की बात मैं कर रहा हूँ। ये मेडिकल फील्ड में जनरली अपनाया जाता है, मतलब अपनाया हर जगह जाता है, लेकिन स्पेसिफिकली मैं मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ इसलिए इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाता हूँ। अ डबल ब्लाइंड टेस्ट इज अ स्टडी वेयर नीदर द पार्टिसिपेंट्स नॉर द रिसर्चर्स नो विच ट्रीटमेंट द पार्टिसिपेंट्स आर रिसीविंग। सालों तक मल्टीपल ग्रुप्स में टेस्ट होते हैं कि ये मेडिसिन, ये जो स्पेसिफिक, एक अगर पैरासीटामोल की बात किया जाए, एसिटामिनोफेन की बात की जाए, तो उसको टेस्ट किया गया है, सालों तक टेस्ट किया गया है कि इसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। सिर्फ शॉर्ट टर्म में नहीं कि आपने एक साल मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल को लिया, कुछ 100-200 हज़ार को, और साल भर के रिजल्ट में ये सब चीज़ें लिख दी, बोल दी और मार्केट में मेडिसिन आ गई है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो चीज़ें कई बार 5-5, 7 साल, 10-10 साल तक चलती हैं कि इतने लॉन्ग टर्म में इनको क्या साइड इफेक्ट्स आते हैं। यही चीज़ अलग बनाती है जो मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम हैगा। लोग उसको एलोपैथी का नाम देते हैं। एलोपैथी जनरली लोगों को नहीं पता है, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा कि जब ह्यूमोपैथी वगैरह इंट्रोड्यूस हुई थी तो उसके अपोज में उसे एलोपैथी का नाम दिया गया था। लेकिन आज के टाइम में जो भी रिसर्च बेसिस मेडिसिन आती है या रिसर्च बेस काम होके मेडिकल फील्ड में होता है, ये डबल ब्लाइंड टेस्ट जैसी चीज़ें होती हैं, ये मॉडर्न मेडिसिन हैंगी। इसमें हम लोग सालों तक चीज़ों को देखते हैं कि भाई इसका साइड इफेक्ट क्या है। आयुर्वेदा में या यूनानी में क्या होता है, पहली बात तो टेस्ट ही नहीं होते, तभी तो ये लोग बोलते हैं कि मतलब इसका कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी चीज़ का कोई साइड इफेक्ट ना हो। अगर उसका इफेक्ट है तो उसका साइड इफेक्ट भी पक्का होगा। अगर एक चीज किसी स्पेसिफिक चीज में काम कर रही है तो दूसरी चीज को अपोज कर रही होगी। ये कॉमन सेंस की बात है, लेकिन लोग इस चीज को नहीं समझ पाते। ये पढ़ने से चीजें आती हैं। और इसके बारे में अभी बाद में बात करता हूँ। एक और चीज मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पे, कोई बात में डिस्कस करते हैं। तो आई होप आपको मेजरली समझ आया होगा साइंस क्या है। साइंस सिस्टमैटिक वे में काम करती है। पहले तो फिलोसफर जो थे वो मतलब फिलोसफी के उससे चीज़ें डिफरेंट लोग ऑब्जर्व करते थे, लेकिन पिछले 300-400 सालों में एक पर्टिकुलर सिस्टम डेवलप हो गया है, बहुत ही स्पेसिफिक, कि आपको इस प्रोसेस से गुजरना होगा। टेस्ट होंगे, यहाँ एक्सपेरिमेंट होंगे, रिसर्चेस होंगी सालों तक। कोई मेडिसिन उन रिसर्चेस के बेस पे बन रही है, फिर उनके टेस्ट होंगे सालों तक। तो क्या है, एक सिस्टमैटिक वे है। और जो लॉज हैं, प्रिंसिपल हैं, जब दिए जाते हैं तो क्या है, ऑर्गेनाइज की जाती है चीज़ें, और तभी रिसर्च क्या होती है, कैरी फॉरवर्ड की जाती है धीरे धीरे। आई होप आपको साइंस समझ आ गया होगा। बेसिकली साइंस क्या है। साइंस को कभी भी डिस्प्रूव किया जा सकता है। एक प्रिंसिपल दिया या किसी ने लॉ दिया है तो क्या होगा, जब उस पर नेक्स्ट साइंटिस्ट काम करेगा तो पहले वो पिछला वाला प्रिंसिपल का अगर मतलब वो ऑलरेडी बिल्कुल 100% प्रूवन नहीं है, उसके बेस पे टेक्नोलॉजी समाज में नहीं है, इसीलिए साइंस को कभी भी डिस्प्रूव किया जाता है, किसी भी लॉ को, और कभी भी उसे इम्प्रूव किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है।
समझ गए? हमेशा चीजें मॉडिफाई होती हैं, और जो बिल्कुल गलत होंगी उन्हें डिस्प्रूव किया जाएगा उन थ्योरीज को। तो चलिए अब रिलीजन की बात करते हैं। रिलीजन को समझिए, जैसे रिलीजन क्या है? हजारों सालों पहले, वैसे तो मतलब कि ह्यूमन का माइंड जो है इतना कॉम्प्लेक्स डेवलप हुआ है लगभग 2 से 3 लाख 3 लाख साल पहले। 2 से 3 लाख साल पहले ह्यूमन का माइंड इस कॉम्प्लेक्सिटी तक पहुंचा है कि वो सेल्फ कॉन्शियस हो पाए, वो चीज़ों को समझ पाए, चीज़ों के बारे में सोच पाए। ज़्यादा से ज़्यादा नजर आते हैं ये जो खेती बाड़ी है, जो क्रॉप्स हम उगाना जानते हैं, ये लगभग 10 से 15 हज़ार साल पहले का है, सिर्फ इससे पहले का नहीं है। आप मतलब ये चीज तो प्रूवन है, ये प्रूवन है कि हम क्रॉप्स 10 से 15 हज़ार साल पहले नहीं उगा पाते थे। ये 10 से 15 हज़ार साल पहले ही हम लोगों ने क्रॉप्स को उगाना सीखा है। जब क्रॉप्स उगने लगी, धीरे धीरे और ज़्यादा उगने लगी, तो लगभग 5 से 7 हज़ार साल पहले लोगों का पेट भरने लगा। तो लोगों का जब पेट भरने लगा तो समय मिलेगा, जब समय मिलेगा तो लोग सोचेंगे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को। उस सोचने के दौरान में फिलोसफी क्या होता है? एक थॉट आया किसी के माइंड में, उस थॉट को उसने और गहराई से सोचा, चिंतन किया उस पर, तो वो धीरे 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 वो उसी को हम फिलॉसफी कहते हैं। तो सोचते थे लोग। अब क्या है, जब सोचोगे तो आपको ये मतलब बहुत सी क्या बेचैनी भी होगी, क्योंकि ये धरती किसने बनाई, ये सूरज इस एक समय पे उगता है, एक पे नहीं उगता है, ऐसा कैसे हुआ, ये रात में ये चांद जैसी चीज क्या है जिसे हम चांद बोलते हैं आज। तो इंसान ने सोचा होगा ना कि जानवर ऐसा क्यों दिखता है, मैं ऐसा क्यों दिखता हूँ। भाई सोचेगा ना, जब सोचेगा तभी तो बेचैनी होगी। जब सोचेगा तो उनमें जो कुछ होते नहीं है सो कोल्ड अपर क्लास लोग, एक ग्रुप ऑफ पीपल में, तो उन्होंने उनके छोटे छोटे धारणाएं देने शुरू की कि ये चीज़ ऐसे होती होगी। ये उनके दिमाग की उपज थी, कोई मतलब कोई मल्टीपल वे में कोई क्रॉस चेक थोड़ी हुई थी चीज़ें, वो तो उनके दिमाग की उपज थी। जो उनके दिमाग में आया उस समय उन्होंने बताया, उस हिसाब से उन लोगों ने बताया। और दूसरी बात, जितने भी जब इंसान का इवोल्यूशन के थ्रू कॉम्प्लेक्स माइंड बना, उन्होंने मतलब खेती बाड़ी वगैरह सीखी, तो लोग धीरे धीरे एकजुट होने लगे, ग्रुप्स में रहने लगे, क्योंकि ग्रुप्स में रहने से काम आसान होता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कर पाते हैं, और जितने भी नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं उनसे बच सकते हैं। जो मतलब अगर किसी जंगल से गुजर रहे हैं या जंगलों में हैंगे तो किसी जानवर से लड़ सकते हैं उसके हमले से। और अगर आपको हंट करना है, हंटिंग के लिए भी कोई एक इंसान थोड़ी जाएगा, मल्टीपल लोग होंगे ना जो हंट करने जाएंगे, अगर किसी चीते का, शेर का शिकार करना है तो ऐसे धीरे धीरे ग्रुप्स बने। ग्रुप्स में कुछ लोग आप जो थे, जिनको बोला जाने लगा दूसरे लोगों को द्वारा कि ये थोड़े समझदार हैं, या ये सही कह रहे हैं। जैसे एक होता है नहीं है कि आज भी बोलते हैं कि ये बुजुर्ग हैं, इनकी बात मानो, इन्होंने ज़िंदगी देखी है, इनको ये तजुर्बा है। तो उसी तरह वो होता था। तो उनके थॉट्स के द्वारा धीरे धीरे समाज में चीज़ों को उन्होंने मतलब अपने लेवल पे बताना शुरू किया। उससे बाउंडेशन बनी। या बाउंडेशन क्या बनी, मतलब अगर किसी को कोई परेशान कर रहा है तो कोई यही बोलेगा ना कि भाई तुम इसे परेशान क्यों कर रहे हो। अब उससे एक लेवल आगे जाके आप ये बोलोगे कि आप इसको परेशान मत करो, नहीं तो आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा, नेचुरल वे में आपके साथ गलत हो जाएगा। यही तो है ना कर्मा की जो थ्योरी है, यही तो है ना कि आप किसी और के साथ मतलब गलत मत कीजिए, नहीं तो आपके साथ भी गलत होगा। इस जन्म में आपको सजा नहीं मिलेगी, आपको परलोक जाके सजा मिलेगी। हर रिलीजन का अपना एक हेल हैगा, अपने कानून हैंगे। तो वो क्या है, वो हजारों सालों में डेवलप हुआ है। एक ग्रुप ऑफ पीपल आज से 15 साल, 20 हज़ार साल पहले, 20 हज़ार साल पहले, 25 हज़ार साल पहले ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठे हुए। फिर 5 हज़ार साल पहले हम जो बोलते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट सभ्यताएं थी। सभ्यताएं क्या है, वही जैसे एक गांव को इमेजिन करो तो उसी को सभ्यता मान लो। एक बड़े से गांव को इमेजिन करो, यूपी बिहार के किसी गांव को, तो वहाँ क्या है, जानवर उन्होंने पाल रखे हैं, क्रॉप्स उगाते हैं,
और जो सेटलमेंट्स होते हैं कि अनाज के बदले ये चीज़ लेना, जो धीरे धीरे क्या है जो चीज़ें आई, जो नक्काशी की चीज़ें, जो हथियार वगैरह वाली चीज़ें हैं, उनसे और चीज़ें डेवलप हुई। तो ये चीज़ें धीरे धीरे डेवलप होने के साथ साथ ही तो इंसान डेवलप हुआ और ग्रुप ऑफ पीपल डेवलप होते चले गए कि हम ये मानेंगे, ये नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे बड़े ये कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं। तो क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल, कल्ट की फॉर्मेशन होती है। कल्ट में क्या होता है, एक जैसे माइंडसेट वाले लोग इकट्ठा होते हैं, उसे कल्ट कहा जाता है। और वही कल्ट पहले क्या होता था, रिलीजन में तब्दील हो जाता था। स्पेसिफिकली किसी भी रीजन की बात कर लो, अफ्रीका की बात कर लो, एशियन कॉन्टिनेंट की बात कर लो, यूरोप की बात कर लो, क्या होता था, हिटलर की क्या मानसिकता थी। हिटलर की एक मानसिकता थी ना कि ये जो दूसरे धर्म के लोग हैं ये मतलब ये गलत हैंगे। हमारे धर्म का जो ईश्वर है ये चाहता है कि हम इस धर्म के लोगों को मार दें या इनको कन्वर्ट करा लें, या मतलब ऐसी जो जो भी चीजें थी। आप तो पता हिटलर कितना ब्रूटल था, क्रूअल था, आप सभी जानते हैं। वो भी तो कहाँ से मानसिकता मतलब आई कि दूसरे धर्म वाले लोग गलत हैं। ऐसे मुस्लिम्स में है, ऐसी क्रिश्चियनिटी में, हर धर्म में ऐसे लोग हैं। करंटली इंडिया में बिल्डअप दिया जा रहा है इस चीज को। चीजें खराब हो रही हैं धीरे धीरे, लेकिन सुधारनी पड़ेंगी। तो रिलीजन क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल, वो कल्ट होता है, कल्ट ही धीरे धीरे रिलीजन बन जाता है एक बड़े पैमाने पे। आज हम उसे रिलीजन कहते हैं। और हाँ, एक और चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं, रिलीजन जो आपको ये नैतिकता सिखाता है। मोरालिटी वक्त के अनुसार बदलती जो रहती है, और इसीलिए एक दूसरे रिलीजन्स में मतभेद होते हैं, क्योंकि मोरालिटी है, जो नैतिकता है समाज की, वो समय के अनुसार चेंज होती है। आज से 100-200 साल पहले किसी भी धर्म की किसी लड़की को पढ़ने का अधिकार नहीं था। सती प्रथा और ब्रेस्ट पे टैक्स, ये इंडिया में इतनी खास चीज़ें हुई हैं। मुस्लिम्स में भी बुर्का, हिजाब, बहुत सी चीज़ें हैं, 3 तलाक, और भी बहुत सी चीज़ें आएंगी। और क्रिश्चियनिटी में ही ऐसी चीज़ें थी, जूडिज्म में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। तो ये क्या है, धीरे धीरे लोगों ने इसके खिलाफ सवाल उठाया ना। त्रावणकोर में जो ब्रेस्ट पे टैक्स लगता था वो कैसे हटा, रिवॉल्ट के कारण ना। एक औरत ने जब वो परेशान हो गई तो अपने दोनों ब्रेस्ट काट के दे दिए जो टैक्स वसूलने आते थे। इसी से शुरुआत हुई ना। जो औरतों को पढ़ने का अधिकार इंडिया में मिला, आधी से ज़्यादा औरतें ये नहीं जानती हैं। वो मतलब एक इमेजिनेशन या सबकी अपनी आस्था है, जो सरस्वती माँ की पूजा की जाती है, लेकिन औरतें ये नहीं जानती हैं कि उनको पढ़ने का अधिकार, जो सबसे पहली बार स्कूल खोला हर बिना किसी जाति, बिना किसी धर्म को देखे बिना, वो थी सावित्रीबाई फुले। आप लोगों को नहीं पता होगा, 3 जनवरी को उनका बर्थडे होता है। और उसके बाद धीरे धीरे जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना तो सबसे ज़्यादा औरतों के अधिकार पे किसी ने जोर दिया, तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। लोगों को नहीं पता क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कभी नहीं पढ़ा उन्होंने। तो और जो रिलीजियस टेक्स्ट की बुक की हम जो बात करें, इसमें क्या होता था, उस समय के अनुसार, चाहे मुस्लिम स्कॉलर्स हो, चाहे ऋषि मुनियों की हम बात कर लें, तो उस समय के अनुसार जो चीजें वो ऑब्जर्व कर पाए वो उन्होंने ग्रंथों में लिखी। उस समय के अनुसार क्या नैतिकता थी, जो मतलब मुस्लिम स्कॉलर्स हैं उन्होंने हिजाब, बुर्के या और भी इतनी चीजें हैं जिसे हम आज गलत बोलते हैं, वो उस समय में उन लोगों ने लिखी। और जो हिंदुइज्म में जो ऋषि मुनि हैं, जैसे पितृसत्ता पे बहुत जोर दिया गया है, सती प्रथा या ब्रेस्ट टैक्स जैसी जो चीजें हैं, और हमें ग्रंथों में मिल जाएंगी। उस समय के अनुसार उन समय में उन लोगों ने लिखी कि ढोल, शूद्र, पशु, नारी सब ताड़ना के अधिकारी, मतलब ऐसे बहुत सी चीजें हैं आपको जो ग्रंथों में मिल जाएंगी। लेकिन उन्हें हम पढ़े क्यों? क्योंकि देखिए, नैतिकता इंसान की किसी चीज को पढ़ने से कभी बिल्ड नहीं हो सकती। हाँ, पढ़ना चाहिए, पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, हर चीज को पढ़ना चाहिए,
लेकिन रिलीजियस टेक्स्ट बुक को पढ़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि इंसान की नैतिकता उसके करंटली सराउंडिंग से ही बनती है। उसके माँ बाप कैसे हैं, उसके रिश्तेदार कैसे हैं, उसकी जो सराउंडिंग में जो सर्कल में उठता बैठता है, फ्रेंड सर्कल कैसा है, वो स्कूल में क्या पढ़ रहा है। यही स्कूल में अगर आप इक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे कि सबका जेंडर इक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे, तभी तो आप समाज में मतलब उस नज़र से देख पाएंगे। रिलीजियस टेक्स्ट बुक तो हजारों सालों पहले लिखी गई, सालों पहले लिखी गई, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन की, सबका यही हाल है। तो उस समय में जो चीज़ें चलती थी, जब मोरालिटी समय के अनुसार, नैतिकता समय के अनुसार जब चेंज होती है, तो पिछली चीज़ें, क्योंकि रिलीजियस टेक्स्ट बुक का मेनली गोल तो यही है। बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं, जैसे बहुत से ऐसे ऋषि होंगे जैसे आर्यभट्टा या भास्कराचार्य, जिन्होंने क्या जिन्होंने स्पेसिफिकली ऐसी चीज़ों पे काम किया है, जोर दिया है, जो आगे मतलब कि इंसानी सभ्यता को हेल्प कर सके। दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक जो रिलीजियस टेक्स्ट बुक्स हैंगी, जो क्या सिखाती हैं कि नैतिकता क्या है, मोरालिटी क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या पाप क्या पुण्य, ये सब चीज़ें। दूसरी वो जिन्होंने आगे समाज में चीज़ें कैसे अच्छी हो सके, एडवांस हो सके, उस पर जोर दिया। जैसे आयुर्वेदा में जो कुछ ग्रंथ हैं जो पतंजलि के हैंगे, और मतलब कि जितने भी बहुत सारे ऋषि मुनि हैंगे, भास्कराचार्य या आर्यभट्टा, और भी बहुत सारे हैंगे। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। एक नैतिकता को बढ़ावा दे रहा है, एक दूसरी चीज़ के लिए काम कर रहा है। लेकिन जो दूसरी चीज़ के लिए काम कर रहा है, इसी को वेस्ट में फिलॉसफी वगैरह कहा जाता था। ठीक है, और कहा जाता क्या था, कहा जाता है वेस्ट में फिलॉसफी आज भी, मतलब वहाँ के लोग क्या है, चीज़ों को बहुत ही अच्छे से संजो के रखते हैं। आज के समय में, पहले वो हर समय में नैतिकता चेंज होती रहती है। तो यही चीज़ें हैं, दोनों अलग रिलीजियस वे में भी, रिलीजन में भी दो अलग अलग चीज़ें अलग डेवलप हो रही थी। तो नैतिकता वाला पार्ट आप छोड़ सकते हैं, ये वाला पार्ट आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मतलब कि इन दोनों में अगर कोई प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी, तो इस ये वाला पार्ट होना चाहिए जिसमें एडवांसमेंट के लिए चीज़ें की गई हैं, जो ऋषि मुनि मतलब आगे की चीज़ों के लिए एक्सपेरिमेंट्स करते थे, सोचते थे। उन चीज़ों को आप पढ़ें तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। नैतिकता कभी भी इंसान की किसी बुक को पढ़कर नहीं आ सकती। हमारे देश IAS IPS इतने ज़्यादा बनते हैं, 10-10 पेज के ऐसे लिख के आते हैं पेपर में कि घूस क्यों नहीं लेनी चाहिए, रिश्वत क्यों नहीं लेनी चाहिए, करप्शन क्यों नहीं करना चाहिए, लेकिन करोड़ों रुपए उन्हीं के उसमें बरामद होते हैं। नैतिकता इंसान की किसी किताब से नहीं बन सकती, और इस पे मतलब बोला ही नहीं जा सकता। इसीलिए रिलीजियस टेक्स्ट बुक किसी भी रिलीजन की इम्पोर्टेंट नहीं होती है, स्पेसिफिकली नैतिकता वाला पार्ट। दूसरी तरफ ये जो आयुर्वेदिक का सिस्टम, उस टाइम ऋषि मुनियों ने क्या क्या चीज़ें ढूंढी थी, ये आप पढ़ सकते हैं। लेकिन इनके भी कंपैरिजन में क्या होता है, मॉडर्न मेडिसिन बहुत एडवांस है, इसलिए लोग उसको पढ़ना प्रेफर करेंगे, क्योंकि आप आगे बढ़ने के लिए आपको एक समय में, एक स्पेसिफिक समय में पिछली चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। स्कूल लाइफ में अगर आपने साइंस से लिया है तो आप बेसिक प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे, उसके बाद BSc में बेसिक प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे, उस MSc में बेसिक चीज़ों को जानेंगे, फिर PhD क्या रिसर्च का पार्ट हो गया। एक स्पेसिफिक समय में आपको पिछली चीज़ें पढ़नी है। अगर आप पिछली ही चीज़ों को पढ़ते रहेंगे तो आगे की चीज़ें कैसे बनेंगी। इसीलिए कुछ स्पेसिफिक कंट्रियाँ रिसर्च चीज़ पे बहुत पैसा इन्वेस्ट करती है, तभी तो हम टेक्नोलॉजी, ये लैपटॉप जैसी चीज़ें बना पाए, ये मिसाइल जैसी चीज़ें बना पाए, बायो वेपन आज के टाइम में, इतनी एडवांस इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक से हम पता कर पाते हैं कि 1000 साल पहले ये बंदा किस स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में रहा होगा। उससे ये पता चल जाता है कि वो एशियन कॉन्टिनेंट में था या मतलब यूरोपियन कॉन्टिनेंट में था। ये तक चीज़ें पता चल जाती है आज की जेनेटिक डिटेलिंग से। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा रिलीजन क्या है। रिलीजन ग्रुप ऑफ पीपल, कल्ट, और कल्ट ही रिलीजन बन जाता है। ठीक है, और फिर रिलीजन में भी 2 हिस्से हैं, अगर स्पेसिफिकली टेक्स्ट बुक्स की बात की जाए किसी भी रिलीजन की।
तो एक हिस्सा जो उनके मतलब नैतिकता वगैरह वाला पार्ट, पाप पुण्य और क्या करना चाहिए, भला ये भला ढमाका, बहुत सी चीज़ें हैं। और दूसरी जो उनके स्कॉलर्स हैं जिन्होंने अलग अलग समय पे अपने थॉट्स को व्यक्त किया और उस पर काम किया है। तो साइंस जो है वो कोरिलेट करता है इस वाले हिस्से से, जहाँ पर ऋषि मुनियों ने या मुस्लिम स्कॉलर्स ने या क्रिश्चियन स्कॉलर्स ने काम किया है, वो इस वाले हिस्से से सिर्फ कोरिलेट करता है। साइंस आपको जो एटॉमिक बॉम्ब है या हाइड्रोजन जो बॉम्ब हैगा वो बनाना सिखा सकती है, वो एडवांसमेंट हो जाएगी, लेकिन उसको कैसे यूज करना है ये नहीं सिखा सकती। साइंस आपको ये नहीं सिखाती है कि मतलब नैतिकता साइंस की जिम्मेदारी नहीं है। एक चाकू मतलब कोई भी वेपन आप मान लो, कोई भी टेक्नोलॉजी मान लो, ये लैपटॉप मान लो, इस लैपटॉप से आपको मतलब नॉलेज गेन करनी है तो आप रिसर्च पेपर्स पढ़ेंगे, अपनी स्कूल की चीज़ें पढ़ेंगे, अपनी स्कूल की वीडियो देखेंगे, या आप दूसरी जो गलत जो वल्गर चीज़ें हैं उनकी वेबसाइट्स उपलब्ध हैं। आज के टाइम में मेरे ख्याल से 30-40% अकेला पॉर्न कंटेंट होल्ड करता है पूरे इंटरनेट पे। 30-40% पूरे इंटरनेट पे पॉर्न का कंटेंट है। तो ये आपकी प्रेफरेंस है ना कि आप इस लैपटॉप पे बैठ के क्या देखते हैं। तो यहाँ पर मैं फिर से कह रहा हूँ कि मोरालिटी इंसान की उसके सराउंडिंग की वजह से बनती है। उसके माँ बाप ने उसे कैसी परवरिश दी, उसके रिश्तेदार कैसे थे, ये जो ट्रॉमा के केसेस आप लड़कियों में देखते हैं कि मतलब कि मोलेस्टेशन उनका बचपन में ही हो जाता है रिश्तेदारों के द्वारा। मोस्टली जो मोलेस्टेशन के केसेस होंगे वो कभी रजिस्टर्ड नहीं होते, क्योंकि वो आसपास के गांव घराने के लोगों ने ही उनके साथ किए होते हैं। तो मोरालिटी इंसान की उसके सराउंडिंग से बनती है, उस स्पेसिफिक समय में बनती है जब वो उसका दिमाग 5-7 साल की उम्र में एक मतलब चीज़ों को समझने लगता है और 20-25 साल तक बहुत अच्छे से समझता है। तो इस टाइम पीरियड में 15 से 20 साल के पीरियड में वो क्या सीखता है, उसके सराउंडिंग में क्या चीज़ें हैं, इससे उसकी बिहेवियर, सोचने का तरीका और वो सही मतलब चीज़ों समाज में सही करेगा या गलत करेगा, ये चीज़ें डिपेंड करती हैं उस पर। और अगर हम कुछ टॉपिक्स की बात करें, हाँ कुछ एडिशनल टॉपिक यहाँ पर बात कर लेते हैं जो बात करने की मुझे बाबा कल्चर। हाँ, बाबा कल्चर जो डेवलप हो रहा है हमारी कंट्री में, ये दिक्कत देगा क्योंकि आप हर चीज़ का क्वेश्चन एक बाबा के पास लेके जाने लगे हैं। ये बीमार है, झाड़ फूक वाले बाबा के पास जा रहे हैं। ये चल रहा है, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आने के बाद भी ये चीज़ें चल रही हैं कि बाबा के पास अब फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए तो बाबा के पास चले जाओ, हर चीज़ का इलाज बाबा दे रहे हैं। जब उन्होंने कभी रिसर्चेस को नहीं पढ़ा है, इवोल्यूशन की थ्योरी नहीं पढ़ी है, इवोल्यूशन के बेस पे दवाइयाँ खा रहे हैं, वो लोग दवाइयाँ खा रहे हैं उसी बेस पे। लैपटॉप, माइक, एडिटिंग सब कुछ चल रही उसी टेक्नोलॉजी के बेस पे, लेकिन उसको नकार देंगे वो उसी माइक पर बैठ के। तो ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी, और चीज़ों को समझने के लिए साइंस में क्या है, चीज़ों को समझने के लिए, रिसर्च चीज़ को समझने के लिए, लॉज को समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ता है। रिलीजन में ऐसा नहीं है, रिलीजियस टेक्स्ट बुक आपको नहीं पढ़नी पड़ती है क्योंकि वो नैतिकता का पार्ट है। नैतिकता पढ़ने से नहीं डेवलप होती। लेकिन आपको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज चाहिए तो आपको साइंस से रिलेटेड जो स्पेसिफिक रिसर्चेज हैं, स्टडीज़ हैं, लॉज हैं, उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, अगर लोग ये जो कहते हैं कि अभी जो स्पेसिफिकली जो कंट्री में जो हाल चल रहा है कि मुस्लिम्स ऐसा कर देते हैं या मुस्लिम कट्टर होते हैं, अभी जितने भी फीमेल अगर ये वीडियो देख रही हैं तो स्पेसिफिकली ये बोलना चाहूँगा कि ऐसे तो फिर सबसे ज़्यादा अत्याचार किसी भी रिलीजन में फीमेल्स पे हुए हैं, औरतों पे ही सबसे ज़्यादा अत्याचार हुए हैं, एट्रोसिटी हुई है। तो क्या सब सारी औरतों को मतलब सारी औरतें सारे मर्दों को काट के फेंक दें? आप कहना क्या चाह रहे हैं? यही है ना बेसिकली। और
तो ये चीज़ें हैं जो चल रही हैं समाज में, और इनका सबका सॉल्यूशन यही है कि आप पहले बात तो ये जितना है ना बाबा कल्चर, इसको रोकिए, अपने स्कूल्स को मजबूत बनाइए। आपने देखा कि यूपी, बिहार, गुजरात जितने भी हैं इनमें कितने गवर्नमेंट स्कूल बंद हुए, स्कूल्स का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, नहीं पता किसी को। फीस 1-1 लाख रुपए कैसे जा रही है ये, मतलब स्कूल एक ब्लैक मनी को वाइट करने का जरिया बन गए हैं, क्योंकि डोनेशंस पे होता है काम। चीज़ें बहुत ख़राब हो रखी है, और इनका सॉल्यूशन दो ही है। पहली बात तो हमें रिसर्चिस पे और साइंटिफिक स्टडीज़ पे, साइंस कम्युनिकेशन पे फोकस करना होगा आगे बढ़ने के लिए, टेक्नोलॉजिकल एडवांस के लिए, टेक्नोलॉजी में एडवांस के लिए। और दूसरा, हमें अगर मोरालिटी का भी ज्ञान देना है तो भाई वो स्कूल में एक एडिशनल बुक ऐड कर दो जो किसी धर्म से रिलेट ना करती हो। एडिशनल बुक ऐड कर दो, वो ज़्यादा बेहतर है किसी धर्म की बुक पढ़ने से। तो यहाँ पर एडिशनली मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप इस चीज़ को और इजी वे में, मतलब और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं, तो आपको एक पॉडकास्ट है, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, ये किंतु परंतु विद सीबा। तो आप इस पॉडकास्ट को सुन सकते हैं। ये गुहार रज़ा जी हैं, इंडियन साइंटिस्ट। ये यहाँ पर मतलब कैसे समाज में साइंस क्या है, समाज में कैसे हेल्प करती है, जो हमारी गवर्नमेंट है वो अपने वोट बैंक के चक्कर में कैसे बाबा कल्चर को मतलब प्रमोट कर रही है, इससे हमारी कंट्री को क्या नुकसान हो रहे हैं, हमारी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के लिए पैसा कम दे रही है गवर्नमेंट, वो कैसे बंद हो रहे हैं, कैसे वीक हो रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर इन्होंने बात की है। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।